जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख कर हमें पूछ सकते हैं, ताकि हम इसका रिप्लाई अगले वीडियो में दे सके। ओके, हम बीच बीच में आपको ना तो शेयर कहेंगे करने, ना तो सब्सक्राइब करेंगे, ना तो लाइक करने कहेंगे। सिर्फ हम आपको कंटेंट पर फोकस करेंगे, इसलिए आप लोग एक बार शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे। देखिएगा, ये आपको खंड आ में आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना, और जिनमें से एक सही है। चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर अंकित करना, चिन्हित करना है, और आपको केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अब देखिए, 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 50 अंक मिलने वाला है। तो इसमें से हम 50 अंक आपको आसानी से उठवा देंगे। ओके, लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि समष्टि का अर्थ क्या है। समष्टि का जो होता है क्या अर्थ होता है, तो समष्टि का अर्थ होता है बड़ा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि वैयक्तिक अर्थ एजेंट कौन है। वैयक्तिक अर्थ एजेंट कौन होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपभोक्ता होते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 में कह रहा है उद्यमी का कार्य होता है। उद्यमी का कार्य क्या होता है। उद्यमी का कार्य होता है फर्म का संचालन करना, उद्यम से जुड़े जोखिम लेना, इसके बाद पूंजी की पूर्ति करना। ये सभी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि जिस दर या मूल्य पर श्रम का क्रय विक्रय होता है उसे क्या कहते हैं। जिस दर पर श्रम का क्रय विक्रय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे मजदूरी कहेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक भूमिका अदा करने वाले कौन है। तो आर्थिक भूमिका अदा करने वाले राज्य होते। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अगले नंबर देखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इनमें कौन है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण नहीं है। इनमें से कौन है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, योजना बनाना। 8 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन उत्पादन का कारक है। उत्पादन का कारक कौन है, तो उत्पादन का कारक श्रम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन पारिवारिक क्षेत्र का कार्य है। इनमें से कौन है जो पारिवारिक क्षेत्र का कार्य है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अन्य आय अर्जित करना, बचत करना और कर अदा करना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के विषय में क्या सही है। तो 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सबसे गरीब है, सबसे क्या है, गरीब है। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि 11 में कह रहा है कि उत्पादन का प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है। उत्पादन का प्रवाह जो है कैसे उत्पन्न होता है, तो संसाधन प्राप्त करके, संसाधन का उपयोग करके और व्यापारिक वातावरण बना करके, ये सभी करके होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 में कह रहा है कि अंतिम उपभोक्ता द्वारा तय की जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है। अंतिम उपभोक्ता द्वारा तय की जाने वाली क्रय की जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग उपभोग वस्तुएं कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 13 नंबर आप लोगों के बीच है प्यारे साथियों। 13 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, 13 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन है जो अंतिम उपभोग वाली उपभोक्ता वस्तु है जिसका आगे रूपांतरण नहीं हो सकता। बताइएगा इसका जिसका कर दिया। ठीक है, कह रहा है इनमें कौन अंतिम उपभोग वाली उपभोक्ता वस्तु है जिसका आगे रूपांतरण नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता कमीज का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर में कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, तो वृद्धि होगी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना के लिए व्यय विधि का कौन सा समीकरण सही है। बताइएगा, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए व्यय विधि का कौन सा समीकरण सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर
16 में करा यदि सरकार ना हो और विदेशी व्यापार ना हो अर्थात जी बराबर टी बराबर एम बराबर एक्स बराबर जीरो, तो समीकरण आई माइनस एस प्लस जी टी बराबर में एम माइनस में एक्स के लिए कौन सा कथन सही होगा। तो 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा, टी बराबर क्या होगा, एम होगा, टी बराबर एम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में करा कि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यांकन की में मजदूरी ब्याज लाभ एवं लगान को किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा, आय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर में देखिए क्या कर 18 में कह रहा है कि आय के वर्तुल प्रवाह में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं पर किया गया व्यय किसके बराबर होता है, बताइएगा। कह रहा है कि आय के वर्तुल प्रवाह में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं पर किया गया व्यय किसके बराबर होता है। तो यह बराबर होता है किसके, यह बराबर होता है आपको कारक अदायगी के और समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के, इस दोनों के बराबर होता है। राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में, 19 नंबर में क्या करा है, 19 नंबर में करा है कि फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस में फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है आपको फर्म का मूल्य वर्धित के बराबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में, 20 नंबर में कह रहा है यदि एक ब्रेड का मूल्य 50 रुपया जिसमें 25 रुपया का गेहूं आगत के रूप में उपयोग किया गया है, तो बेकर का ब्रेड के उत्पादन में निवल योगदान कितने रुपये हैं। तो 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 25 रुपये का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है कि सकल घरेलू उत्पाद बराबर वाट प्लस मूल्य ह्रास, इसका बराबर क्या होगा, ये होगा आपको सकल घरेलू उत्पाद हो जाए। ओके, सकल घरेलू उत्पाद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 22 में करा 2023 के मूल्य सूचकांक के लिए चालू वर्ष कौन सा होगा, बताइएगा। 2023 के मूल्य सूचकांक के लिए चालू वर्ष कौन होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 2023 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा थोक मूल्य सूचकांक में किस वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है। ये शामिल किया था थोक बाजार में बिकने वाली वस्तुओं को लेकर। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। चलिए 24 नंबर में देखिए क्या करा है। जैसा कि 24 नंबर में कहा है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का क्या योग कहलाता है, बताइएगा। घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, राइट आंसर डी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में। 25 में करा है मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है यदि वैयक्तिक आय में वैयक्तिक कर एवं गैर कर अदायगी जैसे आयकर को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त होता है वैयक्तिक प्रायोज्य आय प्राप्त होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत दुगनी हो जाती है और उत्पादन स्थिर रहता है तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा। तो वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है यदि किसी देश का वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद 1400 करोड़ था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 1950 करोड़ हो गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति क्या होगा। राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 139.29 लगभग होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है यदि मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाई हो और वास्तविक सकल राष्ट्रीय B/A उत्पाद बाई हो तो आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीति क्या होगा। तो अपस्फीति का मान होगा 22/22 × 100 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कैसे मूल्य शामिल किए जाते हैं। तो ये शामिल किया जाता है खुदरा मूल्य को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 में कह रहा है मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय क्या कहलाता है। तो आर्थिक विनिमय कहलाता है आपको वस्तु विनिमय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है कि लेन देन के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है आपको किस पर, ये निर्भर करती है आय पर और औसत मूल्य स्तर पर, दोनों पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में कह रहा है कि सट्टा के लिए
मुद्रा की मांग किस ब्याज पर सर्वाधिक होती है बताइएगा। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग किस ब्याज पर सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक किस पर होती है? तो ये होती है सर्वाधिक ब्याज दर आरमैक्स पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में। 34 नंबर में कह रहा है यमन प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा किसकी? तो यम2 की है। 35 में कह रहा है किसी जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है। किसी जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है, तो ये निश्चित होती है किसकी? तो अवधि जमा का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले नंबर 36 नंबर के। चलिए 36 नंबर में आप लोगों के बीच प्रश्न है। 36 नंबर में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक पूर्ति की परिभाषा में कौन सबसे तरल है बताइएगा। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक पूर्ति की परिभाषा में कौन सबसे तरल होता है? तो सबसे तरल कौन होगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यम1 होता है। 37 में कह रहा है किस देश के मौद्रिक पदाधिकरण की संपूर्ण देयता को क्या कहते हैं? संपूर्ण देयता को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मौद्रिक आधार कहते हैं और उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है कि अतिरिक्त अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का अनुपात क्या कहलाता है? अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कह रहा है कि उपभोग फलन सी बराबर सी प्लस सी बाई में सी रेकरिंग के विषय में क्या सही है? 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सी रेकरिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। सी रेकरिंग को स्थिर माना जाता है यदि जीवन यापन के लिए निश्चित उपभोग है। ये सभी होगा, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि निवेश को स्थिरांक आई बराबर आई के ऊपर डबल लाइन क्यों माना जाता है? तो 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा क्योंकि यह बहिर्जात कारक है। यह अर्थव्यवस्था के स्वायत्त निवेश को प्रदर्शित करता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन पर नहीं निर्भर करता है। यह राइट आंसर आपका डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है यदि सार्वजनिक ऋण भविष्य में निर्गत की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? बोझ कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में। कह रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को रोकने से आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव। राइट आंसर भी हो जाएगा। 43 में कह रहा है इनमें कौन है जो सार्वजनिक वस्तु है? सार्वजनिक वस्तु कौन होगा? तो स्वच्छ वायु होगा, लोक शिक्षा होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा होगा। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में। 44 नंबर में कह रहा है मंदी के दौरान कल्याणगत अदायगी से क्या धारित करने में मदद मिलती है बताइएगा। कह रहा है मंदी के दौरान कल्याणगत अदायगी से क्या धारित करने में मदद मिलती है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, निवेश मिलेगी। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी बराबर 0.75 हो तो सरकार अंतरण गुना का मान क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 46 में कह रहा है उत्पाद के विदेशी व्यापार में व्यापार घाटा क्या होगा? तो व्यापार घाटा का मान क्या होगा? तो निर्यात माइनस में आयात ग्रेटर देन जीरो होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन की शर्त क्या है? खुली अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन का अर्थ क्या होगा? तो केवल ए और सी दोनों होगा। ए और सी का मतलब होता है ये दोनों होगा। बाई बराबर होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा, और बाई बराबर होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होगा। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर के। चलिए 48 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या करा 48 में करा है किस विदेशी विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है बताइएगा। करा है किस विदेशी विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, नामी विनिमय दर को करता है। क्वेश्चन 49 में कह रहा है इनमें कौन विनिमय दर को नहीं दर्शाता? इनमें कौन है जो विनिमय दर को नहीं दर्शाता? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1T के बराबर होता RS 0.76 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है कि निम्न विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? निम्न विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? तब विदेशी कीमत स्तर से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है इनमें से कौन जो वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता तो चिकित्सा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि अच्छी शिक्षा चाहिए तो विलासिताओं का त्याग करना पड़ेगा। अच्छी शिक्षा चाहिए तो विलासिताओं का त्याग करना पड़ेगा। यह कथन किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण किसका? तो अवसर लागत का। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53। 53 में करा है कि इनमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं, इनमें कौन है जो कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पैसा कैसे बचाया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, तो अवसर लागत को राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर में कह रहा है इनमें कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है, बताइएगा। इनमें कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। 55 का राइट आंसर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर को। ओके, 56 में कह रहा है इनमें कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण है। इनमें कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण है, तो 56 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी होगा, आर्थिक नियोजन होगा, मूल्य तंत्र होगा और निजी क्षेत्र के एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व होगा। ओके, सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर में कह रहा है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, यहाँ यह अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है, बताइएगा। कह रहा है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, यह अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है, तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा का निर्धारण कौन करता है, बताइएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा का निर्धारण कौन करता है। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरकार करता है। 59 में कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या होती है, तो सरकार की भूमिका बढ़ी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा द्वारा किया जाता है, बताइएगा। अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा द्वारा किया जाता है, तो यह क्या होता है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर में। 61 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन बजट सेट की सही परिभाषा है। इनमें कौन बजट सेट की सही परिभाषा है, राइट आंसर ये हो जाएगा P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन m होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर कह रहा है बजट रेखा x2 बराबर m/P2 माइनस में P1 बटा P2 इंटू x1 में m/P2 क्या है। m/P2 क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, x प्रति छेद होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में। 63 नंबर में कह रहा है यदि केवल वस्तु x1 के मूल्य में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा को क्या होगा, तो बजट रेखा को क्या होगा, तो बजट रेखा मूल्य घटाने पर बाएं जाएगी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि अनाधिमान वक्र अक्ष मूल्य के प्रति उन उन उन्नतोदर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। 65 में कह रहा है वस्तु की कीमत और उसकी मांग की गई मात्रा को कौन वक्र दर्शाता है, बताइएगा। कह रहा है वस्तु की कीमत और उसकी मांग की गई मात्रा को कौन वक्र दर्शाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, मांग वक्र को दर्शाता है। 66 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक रैखिक मांग वक्र डीपी बराबर ए माइनस बी पी, जहाँ डी बराबर मांग की मात्रा और पी बराबर मूल्य है, किस कीमत पर मांग शून्य होगा, किस कीमत पर मांग शून्य होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, A/B पर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि चाय की कीमत घटने से कॉफी का मांग जो है वक्र किस ओर शिफ्ट होगा। 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि लंबवत मांग वक्र के मूल्य मांग की लोच क्या होगी, तो शून्यों की राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र P इंटू क्यू बराबर E के हर बिंदु पर मांग की लोच का मान क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, E बराबर 1 होगा। 70 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता आय में वृद्धि से किस तरह के वस्तुओं की मांग में गिरावट होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तु का गिरावट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि इनमें कौन है जो परिवर्ती आगत नहीं है, मशीन, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर में कह रहा है कि अल्पकाल में किस आगत में परिवर्तन किया जा सकता है, बताइएगा। अल्पकाल में किस आगत में परिवर्तन किया जा सकता है, तो परिवर्ती आगत में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 73 में कह रहा है यदि आत की मात्रा 100 है
और यदि आयात करेंगे, ठीक है, यदि आयात की मात्रा 100 है और निर्गत की मात्रा 10,000 है तो औसत उत्पाद क्या होगा? तो औसत उत्पाद का मान 100 होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। 74 में कह रहा है यदि कारक 1 की x1 इकाइयाँ निर्गत 40 इकाइयाँ उत्पादन करती है और x1 माइनस 1 इकाई निर्गत की 30 इकाइयाँ उत्पादन करती है तो x1वीं की इकाइयाँ सीमांत उत्पाद क्या होगा? 74 नंबर का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो 74 का जो राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, क्या होगा? सी होगा, 10 इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 75 कह रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? बताइएगा, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार क्या होता है? तो ये होता है आयताकार अति परवलय है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में क्या होता है? परिवर्ती अनुपात के नियम में क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सीमांत और औसत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ते हैं और फिर घटते रहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कह रहा है कि पैमाने का प्रतिफल में किसमें एक साथ अनुपातिक परिवर्तन किया जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा सभी संसाधनों में। 78 में कह रहा है कुल स्थिर लागत वक्र एक सच के सापेक्ष क्या होगा? तो एक सच के सापेक्ष क्या होगा? समानांतर। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर में कह रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होगी? औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होगी? तो ऋणात्मक। राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की कीमत रेखा की ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई किसके बराबर होती है? बताइएगा। कह रहा है कि पूर्ण स्पर्धी फर्म की कीमत रेखा की ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई किसके बराबर होती है? तो यह बराबर होती है किसके? तो मूल्य पी के बराबर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। 81 में कह रहा है कि पूर्ण स्पर्धी फर्म के लिए सीमांत आगम बराबर औसत आगम बराबर बाट बराबर क्या होगा? तो कीमत होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 में कह रहा है किसी प्रतिस्पर्धी फर्म के प्रति इकाई लाभ की गणना किस चर से की जाती है? बताइएगा। तो 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर और स्टेटमेंट दिया हो तो सी हो जाएगा। निसंतुलन पर एम आर माइनस एम सी से होगा। क्या होगा? संतुलन पर एम आर माइनस एम सी से होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए क्या करा है। 83 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन है जो अल्पकाल में बिंदु बिंदु है? बताइएगा। उत्पादन बंदी बिंदु है। 83 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। औसत प्रतिवर्ती लागत की न्यूनतम बिंदु है। ओके। 84 नंबर में कह रहा है कि सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म को कितना लाभ होगा? बताइएगा। सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म को कितना लाभ होगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी लाभ होगा। शून्य आर्थिक लाभ होगा, लाभ अलाभ की स्थिति होगा, त्यागे गए प्रतिफल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85। 85 में कह रहा है किसी प्रतिस्पर्धी फर्म को अल्पकाल में हानि हो रही है, यह कब संभव है? यह कब संभव है? यह संभव आपको जब ए आर ग्रेटर देन एम सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है? किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। औसत प्रतिवर्ती लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से ऊपर सीमांत लागत वक्र होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 87 नंबर में कह रहा है यदि औसत लागत वक्र संतुलन की बिंदु पर औसत आगम वक्र के नीचे हो तो फर्म को क्या कहेंगे? तो उस फर्म को हम लोग घाटा कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 88 नंबर की ओर। चलिए 88 नंबर आप लोगों के बीच है, ठीक है। 88 में कह रहा है कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भागा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बराबर बाट बराबर क्या होगा? तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्ति की कीमत लोच। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि असमता P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन इक्वल टू यम को क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा आपको बजट सेट कहा जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि बजट रेखा की प्रवणता यानी ढाल किससे परिभाषित की होती है? ये परिभाषित किससे होती है? तो ये होती है आपको माइनस में P1/P2 से। 91 में कह रहा है कि एकाधिकारी फर्म के लिए वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है? बताइएगा। एक एकाधिकारी फर्म के लिए वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर किस पर करेगी? तो ये करती है आपको, देखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वह कीमत स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका
जो बता दिया आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि बाजार संतुलन में किन दो चरों का निर्धारण होता है। बाजार संतुलन में किन दो चरों का निर्धारण होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा मूल्य और मात्रा का निर्धारण होता है। 93 में कह रहा अदृश्य हाथ का बाजार में क्या भूमिका है, बताइएगा। अदृश्य हाथ का बाजार में क्या भूमिका होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपको अदृश्य हाथ कीमत में परिवर्तन कर देता है, संतुलन स्थापित करता है और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 नंबर। 94 नंबर में कह रहा है कि संतुलन मूल्य से कम मूल्य पर क्या होगा, संतुलन मूल्य से कम मूल्य पर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा अधि मांग होगा। 95 में कह रहा है यदि मांग वक्र स्थिर हो और पूर्ति वक्र दाहिने शिफ्ट करता है तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, बताइएगा। यदि मांग वक्र स्थिर हो और पूर्ति वक्र दाहिने शिफ्ट करता है तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा मूल्य घटेगा। क्या होगा, मूल्य घटेगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर। 96 नंबर में करा यदि प्रतिस्पर्धी फर्मों की कीमतें न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो तो क्या होगा, तो हमें पता है ना फर्मों का प्रवेश और ना फर्मों का बहिर्गमन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि काला बाजारी की समस्या कब उत्पन्न होती है, यदि पीई बराबर संतुलन मूल्य और P1 बराबर कोई उच्चतम निर्धारित कीमत है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा तब आपको समस्या उत्पन्न होगा काला बाजारी में जब पीई ग्रेटर देन P1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 98 नंबर में देखिए क्या कर रहा है एकाधिकारी का औसत संप्राप्ति वक्र उसका क्या कहलाता है, तो उसका क्या कहलाता है मांग वक्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। 99 में कह रहा है एकाधिकारी फर्म का बृहत मात्रा में बेचने का निर्णय किस कीमत पर संभव होगा, ये किस कीमत पर होगा, तो उच्च कीमत पर। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 100 में कह रहा है जब सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है तो कुल संप्राप्ति क्या होगी, तो कुल संप्राप्ति का मान आपको सर्वाधिक होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने का वादा किए थे, कंप्लीट कर दिए। तब आपका भी काम रहेगा कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक आप लोग को जरूर करना, ठीक है। इस चैनल पर आप लोगों के माध्यम से इस पर आपको पहुंचा देना 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें, ओके। 100 के परिवार बना दीजिए इस पर। चलिए, इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। आप लोग जरूर पहुंचाइए इसको 100 के, ओके। चलिए, मिलते हैं ये वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।